हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही है। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे टिहरी गढ़वाल जिला। तो टिहरी गढ़वाल जिले का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। देखिए, सेकंड पार्ट थोड़ा हमारा लंबा होगा। लंबा इसलिए होगा, अगर मैं चाहता तो इसके बाद टिहरी गढ़वाल जिले का एक पार्ट और बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 पार्ट में ही आपका टिहरी गढ़वाल जिला समाप्त कर दिया जाए और इसी सेकंड पार्ट में जो भी चीज़ें टिहरी की बची हुई है वो सारी की सारी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। बस थोड़ा ये हमारा जो आज का चैप्टर है थोड़ा लंबा रहेगा। तो इस प्रकार से 2 पार्ट में हमारा टिहरी गढ़वाल जिले का एंड हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टिहरी के मेलों से। जो टिहरी गढ़वाल में जो भी मेले लगते हैं उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है चंद्रबदनी मेला। चंद्रबदनी मेला प्रतिवर्ष टिहरी के चंद्रबदनी मंदिर में लगता है। चंद्रबदनी मंदिर कहाँ है? ये भी टिहरी में है और उसी मंदिर में चंद्रबदनी मेला लगता है। देखिए, एक आता है चंद्रबनी। चंद्रबनी कहाँ पर था? वो था देहरादून में। तो थोड़ा अंतर है, इसमें ध्यान रखना। फिर देखिए, अगला आता है रणभूत कौथिग। रणभूत कौथिग देखिए कहाँ लगता है? टिहरी के नेलचा में पट्टी के ठेला गांव में। देखिए, यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मरे लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन। यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में, जब राजशाही जब चल रही थी टिहरी में, तो उस समय जो विभिन्न युद्ध हुए थे उन युद्धों में मरे लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। ध्यान रखेंगे, भूत नृत्य के रूप में कौन सा मेला मनाया जाता है? आपका उधर क्या हो जाएगा? रणभूत कौथिग। उसके बाद देखिए, विकास मेला कहाँ लगेगा? टिहरी में। नाग टिब्बा मेला कहाँ लगेगा? जौनपुर टिहरी में। और देखिए, नागराज सेब मुखेम मेला कहाँ लगेगा? ये लगेगा टिहरी में। और देखिए, सुरकुंडा मेला कहाँ लगता है? ये लगेगा चंबा टिहरी में। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है? ये लगता है टिहरी में। फिर देखिए, ये कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, सुरकुंडा मेला, नागराज सेब मुखेम मेला बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये विकास मेले हैं और ये नागटिब्बा मेला है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज मैटर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं भी थोड़ा तेज तेज बोलूँगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। फिर देखिए, शहीद नागेंद्र सकलानी मोरी भरदारी विकास मेला, ये कहाँ लगता है? नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर कहाँ है? टिहरी में। रवाई किसान विकास मेला, ये कहाँ लगता है? मलेथा टिहरी में। मलेथा कहाँ पर है? ये भी टिहरी में है। देखिए, यहाँ से एक बात ध्यान रखेंगे, वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव में, वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव मलेथा में रवाई किसान मेला लगता है, जो कि टिहरी में है। मलेथा कहाँ पर है? टिहरी में। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि रवाई किसान मेला किसके मतलब किसकी याद में, किसके गांव में लगता है, तो वीर माधो सिंह के नाम पर उनके गांव में ही लगता है। देखिए, एक आता है मौड़ मेला। अब देखिए, जब मैं आपको देहरादून जिला पढ़ा रहा था ना, तो वहां पर से भी मैंने आपको एक मौड़ मेला पढ़ाया था। वहां मैंने गलती से अगलाड़ नदी बोल दिया था, तो वो जो अगलाड़ नदी वाला जो मौड़ मेला है ना, वो लगता है टिहरी में। अगर आपने वहां नदी का नाम लिखा है तो नदी का नाम काट देंगे। जो मौड़ मेला देखिए, कहीं कहीं पर अलगाड़ भी लिखा हुआ है। ये अलगाड़ लिखा है कहीं कहीं पर, किसी किताब में, किसी किसी किताब में अगलाड़ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसे एक ही है, ये नाम अलग अलग है अलग अलग किताबों में। तो देखिए, मौड़ मेला जो लगता है ये लगता है टिहरी में और अगलाड़ नदी पर लगता है। नदी महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेंगे। देखिए, जो अगलाड़ नदी नाम है ना, इसका एक नाम और है, इसका नाम है पाली नदी। ये अगलाड़ नदी का एक नाम और है, नोट कर लेंगे इसको भी। अगलाड़ नदी का एक नाम और है, नदी का नाम क्या हो जाएगा? पाली नदी। पाली नदी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और नोट करेंगे, जो अगलाड़ नदी है ये किस नदी में जाके मिलती है? तो ये मिलती है यमुना नदी में जाके। किसमें? यमुना नदी में। कौन सी नदी? अगलाड़ नदी। तो मौड़ मेला एक तो जौनसार में लग रहा था देहरादून में, एक मौड़ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है टिहरी में। किस नदी पर लगता है? अगलाड़ नदी में। इस मेले में क्या किया जाता है? ये जो मौड़ मेला है इसमें नदियों से, ये मतलब एक पाउडर जैसा तिमुर का पाउडर होता है, मतलब मछलियों को पहले बेहोश किया जाता है कोई पाउडर डाल के, उसके बाद उसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फिर देखिए, वीर गबर सिंह मेला। वीर गबर सिंह विक्टोरिया क्रॉस, वीर गबर सिंह मेला, विक्टोरिया क्रॉस वीर गबर सिंह, इनकी याद में मेला मेला लगता है कहाँ पर? चंबा टिहरी में, 21 अप्रैल को। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आ भी चुका है कि वीर गबर सिंह की याद में मेला कहाँ पर लगता है? चंबा में। चंबा कहाँ पर है? टिहरी में। और कब लगता है? 21 अप्रैल को। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में, क्योंकि वीर गबर सिंह देखिए, इनको जो विक्टोरिया क्रॉस मिलता है कब मिलता है? 1915 में। 1915 में इनको क्या होता है? विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। 1914 में दरबान सिंह नेगी को मिलता है और 1915 में इनको मिलता है वीर गबर सिंह को। तो इन्हीं की याद में चंबा टिहरी में 21 अप्रैल को वीर गबर सिंह मेला लगता है। फिर देखिए, अगर क्वेश्चन बनता है कि वीर गबर सिंह की मूर्ति कहाँ पर है, तो देखिए, चंबा चौक में
वीर गबर सिंह की मूर्ति है। चंबा चौक, चंबा कहाँ पर है? टिहरी में है, मैंने आपको बताया। तो चंबा चौक में ही वीर गबर सिंह की मूर्ति भी स्थापित है। फिर देखिए बसंतोत्सव मेला आता है, ये 2 जगह लगता है, कहाँ कहाँ पर? टिहरी और उत्तरकाशी में। यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला, ये कहाँ पर लगेगा? टिहरी में। वासुदेव का मेला और क्यूसर मेला, ये दोनों के मेले कहाँ लगेंगे? टिहरी में। सारे महत्वपूर्ण हैं, एक भी मेला नहीं छोड़ना है। गुरु माणिकनाथ जात यात्रा, देखिए 5 दिवसीय एक यात्रा है जो कि टिहरी में ही ये यात्रा होती है, पद यात्रा है ये। पवाली कांठा केदार यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने के सबसे महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ से क्या सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले यहाँ पर से प्रश्न है कि जो पवाली कांठा केदार यात्रा है वो कितने किलोमीटर की है? तो याद रखेंगे 29 किलोमीटर की यह एक पैदल यात्रा है। जैसे हमने पढ़ा था ना नंदा राजा यात्रा 280 किलोमीटर की थी, उसी प्रकार से ये 29 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। और देखिए कहाँ से कहाँ तक जाती है? टिहरी के पवाली कांठा से केदारनाथ तक, यानी कि टिहरी से कहाँ जा रही है? रुद्रप्रयाग जनपद में। तो ऐसे लिखेंगे इसको, टिहरी के पवाली कांठा से केदारनाथ तक। देखिए नाम से ही आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। पवाली कांठा कहाँ पर है? टिहरी में। केदारनाथ कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। 29 किलोमीटर की यह एक यात्रा है। एक बुग्याल आता है, देखिए यहाँ पर से, जो मैंने आपको बुग्याल पढ़ाए थे टिहरी के, तो यहाँ पर से वहाँ शायद ज्योग्राफी मैंने आपको ये बुग्याल नहीं पढ़ाया है, तो इसको नोट कर लेंगे। माट्या बुग्याल, माट्या बुग्याल कहाँ पर है? टिहरी में। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। फिर देखिए एक आता है सहस्त्रताल और महासरताल यात्रा। सहस्त्रताल और महासरताल यात्रा ये कहाँ से कहाँ तक होती है? टिहरी से उत्तरकाशी तक। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है, तो याद रखेंगे टिहरी से उत्तरकाशी तक। एक इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। देखिए टिहरी में यह यात्रा आयोजित होती है और सितंबर माह में टिहरी में खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा का आयोजन होता है। और देखिए खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक, खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक इस यात्रा का आयोजन होता है। यहाँ पर से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? इस यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। किसको? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है, नोट करेंगे। उसके बाद देखिए आता नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर कहाँ पर है? ये भी टिहरी में ही है। इसका देखिए पुराना नाम नोट करेंगे, ओडाथली। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? ओडाथली। इसे महाराजा नरेंद्र शाह ने बसाया था। किसको? नरेंद्र नगर को महाराजा नरेंद्र शाह ने बसाया था। देखिए 1921 में इस नगर की स्थापना, हालांकि ये पढ़ा चुका हूँ मैं, जब मैं आपको पवार वंश से पढ़ा रहा था तो वहाँ से नरेंद्र शाह के बारे में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ से इस नरेंद्र नगर के बारे में वहाँ से मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए दोबारा पढ़ लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए 1921 में क्या होता है? 1921 में इस नगर की स्थापना नरेंद्र शाह ने की। उसके बाद देखिए 1924 में जो वहाँ का जो भवन बन रहा था राजभवन, उसका निर्माण पूरा होता है। और 1925 में नरेंद्र शाह ने राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित की। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन, 1921 में नगर की स्थापना होनी शुरू होती है और 1925 में जो राजधानी थी टिहरी में उसको नरेंद्र नगर में स्थानांतरित किया गया। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। किस पवार शासक ने जो उनकी राजधानी थी, पवार शासकों की राजधानी टिहरी में, उसको टिहरी से नरेंद्र नगर में स्थानांतरित किया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह ने। उसके बाद देखिए 1925 में एक हॉस्पिटल बनता है यहाँ पर, हैली हॉस्पिटल यहाँ पर बनता है 1925 में। कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। हालांकि इतना महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी नोट कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ स्थापित राजभवन को वर्तमान में आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। कौन सा राजभवन? जैसे कि मैंने आपको बताया ना 1921 में इस नगर की स्थापना होनी शुरू होती है। अब जब नगर की स्थापना हो रही है, वहाँ पर राजधानी बनाई जा रही है, तो राजा के लिए एक भवन तो बनाया जाएगा ना। तो वो जो भवन बनाया जा रहा था वो भवन बनकर 1924 में तैयार हो जाता है और 1925 में राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित की जाती है। अब जो वो भवन बना था उस भवन को, राजभवन को वर्तमान में आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। ये बात है, इसको नोट करना है आपने। तो आनंद स्पा, जो वर्तमान में जो आनंद स्पा है, ये किस टिहरी नरेश से संबंधित रहेगा? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह से। चलिए ठीक है। फिर देखिए नरेंद्र नगर में ही पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी है, इसको भी नोट कर लेंगे। हालांकि ये भी इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। तो टिहरी से देखिए क्वेश्चन बनता है टिहरी बांध परियोजना से।
तो ये टिहरी बांध परियोजना आज का सबसे हमारा लंबा टॉपिक होने वाला है। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं ना, उन सब हमको, वो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको हम लोग कवर, सब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हम लोग कवर करेंगे। देखिए टिहरी बांध परियोजना सबसे पहले तो किस नदी पर है? भागीरथी और भिलंगना। देखिए आज मैं ना चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज नहीं करूँगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए थोड़ा हो सकता है घंटे से भी ऊपर चले जाए, तो मैं नहीं चाहता ऐसा ही घंटे से ऊपर जाए, इसलिए मैं चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज नहीं करूँगा, बस एक बार बोलूँगा, आपको समझ जाना है। तो देखिए टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है ये, और ऊंचाई की मैं बात करूं तो 260.5 मीटर ही ऊंचा है। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, टिहरी बांध की ऊंचाई पूछ ली गई है, तो याद रखना है 260.5 मीटर ऊंचा। याद रखने का कारण भी है, क्यों? देखिए यह 260.5 मीटर ऊंचा काफर बांध जो मिट्टी और पत्थर पूरित है, एशिया का सबसे ऊंचा तथा दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध, अगर प्रश्न ऐसा बनता है एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है टिहरी बांध दुनिया का कौन से नंबर का ऊंचा बांध है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दुनिया का चौथे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद देखिए इस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा क्यों दी गई है? इसकी विशालता के कारण, ये बांध इतना बड़ा है, इसकी विशालता के कारण ही इस टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं, आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है 1949 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बांध के निर्माण की परिकल्पना की थी। कब? 1949 में। उसके बाद 1961 में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बांध स्थल के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया। 1961 में देखिए क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग था उसने जो टिहरी बांध था उस बांध स्थल का, मतलब बांध कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, उस चीज़ का सर्वेक्षण किया। कब? 1961 में। डेट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ये 1949 वाली तो डेट इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, इसको याद करें ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो सर्वेक्षण का कार्य था वो कब पूरा किया गया? 1961 में। उसके बाद देखिए 1972 में क्या होता है, 1972 में केंद्रीय योजना आयोग ने बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान की। किसने? केंद्रीय योजना आयोग ने। देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ बांध बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, किसने? केंद्रीय योजना आयोग ने। क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय योजना आयोग ने टिहरी बांध को बनाने की स्वीकृति कब प्रदान की? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1972 में। फिर देखिए 1978 से सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिंचाई विभाग था उसके द्वारा इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया। वास्तविक रूप से देखिए 1961 से बात चल रही है, 1972 में मंजूरी मिलती है, फाइनली 1978 से सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा इस बांध का निर्माण कार्य शुरू किया जाता है। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, ये बनेगा आने वाले एग्जाम में कि टिहरी बांध का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग के द्वारा कब शुरू किया गया? 1978 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग के पास इस बांध का निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कार्य की धीमी गति के कारण 1988 में केंद्र सरकार ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली तथा 1988 में ही टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं THDC, THDC मतलब कि टी से टिहरी, देखिए यहाँ पर टी से टी बन रहा है ना, TH से बन रहा है हाइड्रोलिक, और डेवलपमेंट से बन रहा है D, कॉरपोरेशन से बन रहा है C, तो टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे टिहरी जल बांध निगम, इसकी स्थापना कर दी। जैसे कि केंद्र सरकार को ये लगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिंचाई विभाग है वो इस बांध को बनाने में काफ़ी ढिलाई कर रहा है, तो उसने क्या किया, उस बांध के निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और देखिए एक निगम की स्थापना करी, टिहरी जल बांध निगम या टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट निगम, जिसको THDC बोलते हैं। कब की? 1988 में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि THDC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और क्यों की गई थी? क्योंकि कार्य धीमी गति से हो रहा था, केंद्र सरकार को लग रहा था कि कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है, अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ली और इसका गठन कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है 1988 के बाद 1989 से परियोजना का पूर्ण उत्तरदायित्व THDC के अधीन आ गया। और देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि THDC ने जो टिहरी बांध परियोजना थी उसका निर्माण कार्य कब से शुरू किया? तो 1989 से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 1988 में इसकी स्थापना होती है और 1989 में क्या होता है, जो THDC था इसके अधीन इसका कार्य, मतलब जो निर्माण कार्य था इसके अधीन आ जाता है और 1989 से ही THDC इसका निर्माण कार्य शुरू कर देता है। उसके बाद देखिए एक जिम्मेदारी और दी जाती है THDC को, वो कौन सी जिम्मेदारी थी? 1990 में इस निगम
को विस्थापितों के पुनर्निवास की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। मतलब कि देखिए टिहरी जो बांध बन रहा था उस बांध की चपेट में सैकड़ों गांव आए। अब उन सैकड़ों गांव में जो लोग रह रहे थे उनको कहीं ना कहीं तो बसाना था ना, तो उनको बसाने की जिम्मेदारी भी इस टीएचडीसी को दी गई। कब दी गई? 1990 में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड भी इसका हिस्सेदार बन गया। तो देखिए उससे जब देखिए यहाँ पर से इतनी कार्रवाई हो रही है 1989 1990, इस समय तो उत्तराखंड था ही नहीं। अब जैसे ही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है तो टिहरी बांध जो बन रहा था इसके पहले दो हिस्सेदार थे, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश और दिल्ली। और जैसे ही उत्तराखंड राज्य बनता है तो उत्तराखंड राज्य भी इसका हिस्सेदार बन गया। फिर देखिए शुरू में यह मात्र 600 मेगावाट की परियोजना थी। 1986 में सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के भारत आगमन पर इस परियोजना को सहायता मिली। देखिए बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम आ भी चुका है कि टिहरी परियोजना को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा सहायता प्रदान की गई? तो रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। ये नाम याद करना है आपको, मिखाइल गोर्बाचेव और रूस के राष्ट्रपति थे ये। और देखिए शुरू में यह परियोजना 600 मेगावाट की थी। जब रूस से सहायता मिलती है ना तो ये परियोजना हो जाती है 2400 मेगावाट की। देखिए 600 से सीधे डायरेक्ट 2400 मेगावाट की। तो ये सहायता मिल रही है रूस से और रूस के राष्ट्रपति आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कब आए थे? 1986। डेट याद रखेंगे 1986 में। 1986 में आते हैं सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत में और इस परियोजना को सहायता देते हैं। और इस प्रकार से यह परियोजना 600 मेगावाट से 2400 मेगावाट की हो जाती है। 1986 बहुत महत्वपूर्ण डेट रहेगी एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए रूस से समझौते के बाद केंद्र सरकार ने इस परियोजना का विस्तार किया तथा इसके प्रथम चरण को 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण को 1400 मेगावाट करने की घोषणा की। कैसे करी? मतलब कैसे कैसे इसको बांटा, ये देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कुल 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना में 2 चरण हैं। कहीं कहीं लिखा हुआ 3 चरण हैं, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा कितने चरण हैं, लेकिन मैं परीक्षा वाणी का डाटा लेकर चल रहा हूँ। राजेंद्र बरौदी में लिखा हुआ है कि इसके 3 चरण हैं और परीक्षा वाणी में ये लिखा हुआ है कि इसके 2 चरण हैं। 3 कैसे हैं, 2 कैसे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 2400 मेगावाट के विद्युत उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना में 2 चरण हैं। प्रथम चरण देखिए 1000 मेगावाट की टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना। और द्वितीय चरण कौन सा हो जाएगा? 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना। तो ये परीक्षा वाणी में 2 चरण दे रखे हैं, लेकिन बरौदी में क्या किया हुआ है? राजेंद्र बरौदी में 1000 ये अलग से कर दिया है, 1000 ये अलग से कर दिया है और 400 मेगावाट जो कोटेश्वर बांध है उसको अलग कर दिया है। तो हालांकि इतना पूछा नहीं आता, बस आपको ये याद रखना है प्रथम चरण में सिर्फ 1000 मेगावाट है और दूसरे चरण में 1400 मेगावाट है। 1400 मेगावाट कैसे होगा? 1000 मेगावाट की तो टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट लगेगा और 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 2400 मेगावाट हो जाती है रूस से समझौते के बाद 1986 में। फिर देखिए 1000 मेगावाट के दोनों भूमिगत प्लांट टिहरी बांध के करीब ही हैं। मतलब जहाँ पर टिहरी बांध है उसी के करीब में 1000 मेगावाट के 2 भूमिगत प्लांट लगाए गए हैं, जबकि 400 मेगावाट का कोटेश्वर प्लांट मुख्य बांध से, मान लिया कि यहाँ पर ये बांध है, देखिए मान लेते हैं ये बांध है, इस बांध के पास ही दो मतलब प्लांट लगाए हैं 1000 मेगावाट के। उसके बाद देखिए यहाँ से मान लिया जल की निकासी होती है, ऐसे करके जल की निकासी हो रही है। उसके बाद देखिए जबकि 400 मेगावाट का कोटेश्वर प्लांट मुख्य बांध से 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 97.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाकर स्थापित किया जा रहा है। उसके पीछे देखिए कुछ नीचे यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर हमको कुछ यहाँ पर से देखने को मिलेगा एक दूसरा बांध कोटेश्वर प्लांट। तो ये 97.5 मीटर ऊंचा प्लांट है। ये देखिए टिहरी बांध हम मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर से 1000 की यहाँ पर लगी हुई हैं 1000 के प्लांट, और नीचे देखिए यहाँ पर कोटेश्वर बांध बनाया जाएगा 97.5 मीटर इसकी ऊंचाई होगी और 400 मेगावाट का यह होगा। इस प्रकार से यह है टिहरी बांध, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे एग्जाम में। तो इस तरीके से 2400 मेगावाट की यह एक परियोजना है जिसका 1000 मेगावाट तो शुरू हो भी चुका है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कोटेश्वर प्लांट है या कोटेश्वर बांध है ये कितना ऊंचा है? 97.5 मीटर ऊंचा, इसकी ऊंचाई याद रखेंगे, और 400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता वाला ये रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए इस परियोजना के मुख्य बांध और जलाशय से 4 विपथन सुरंगें निकाली गई हैं, जिनमें से प्रत्येक 11 मीटर व्यास एवं घोड़े के नाल के आकार वाली है। कभी कभी ना होता है, आकार पूछ लेता है आपसे, तो घोड़े के नाल के आकार वाली यहाँ पर से 4 विपथन सुरंगें निकाली गई हैं, जो प्रत्येक 11 मीटर व्यास और घोड़े के नाल के आकार वाली हैं, जिनकी कुल लंबाई 6.3 किलोमीटर है। तो ये आकार भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ सकता है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर से टिक कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। फिर देखिए क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, जो हमारे टिहरी बांध है ना, उसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं। तो जो जलाशय है उस जलाशय का क्षेत्रफल जो रहेगा 42 वर्ग किलोमीटर। जलाशय 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, तो यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो जलाशय है ना, टिहरी बांध जो जलाशय है वो 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद देखिए इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि स्वामी राम तीर्थ सागर नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसी के साथ साथ देखिए सुमन सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इन 2 नामों से भी इस बांध को जाना जाता है। फिर देखिए जलाशय की कुल लागत की हम लोग बात नहीं, जलाशय की कुल धारण क्षमता की हम लोग बात करते हैं। जलाशय की कुल जल धारण क्षमता, मतलब कि इसके अंदर कितना जल आ सकता है, तो 354 करोड़ घन लीटर जल इसके अंदर आ सकता है। किसके अंदर? टिहरी बांध के अंदर। अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्रियाशील जल कितना रहता है, ये तो कुल जल धारण हो गया, कुल जल धारण क्षमता इसकी हो जाएगी 354 करोड़ घन मीटर। अगर मैं बात करता हूँ क्रियाशील जल, तो क्रियाशील जल की अगर मैं बात करता हूँ तो 261 करोड़ घन मीटर, 261 करोड़ घन मीटर जो जल रहेगा इसका हमेशा ही क्रियाशील रहेगा। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, 354 करोड़ और 261 करोड़। उसके बाद देखिए विद्युत उत्पादन के लिए इस जलाशय के जल स्तर को कम से कम 740 मीटर की ऊंचाई तक निरंतर बनाए रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इससे विद्युत उत्पादन होता रहे तो 740 मीटर की ऊंचाई तक निरंतर इसमें से जल बनाए रखना होगा। चलिए ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अगर इसकी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा है, 260.5, तो ये 740 मीटर तक कैसे, मतलब ये कैसे, ये क्या लिख दिया आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो जो 740 मीटर जो लिखा हुआ है ना, ये समुद्र तल से ऊंचाई लिखी हुई है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई लिखी हुई है ये कोई टिहरी बांध तो 260 दशमलव ही है ना, 260.5 मीटर ऊंचा, ये लिखी हुई है समुद्र तल से ऊंचाई 740 मीटर। हालांकि ऐसे प्रश्न आने के चांसेस रहते नहीं है, ये प्रश्न आएगा नहीं वैसे, बस ऐसे ही मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है। समुद्र तल से 740 मीटर की ऊंचाई तक जल इसमें निरंतर रखना होगा। ये कोई टिहरी बांध का हिसाब नहीं लेंगे यहाँ पर समुद्र तल से हम लोग ऊंचाई लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा नहीं, टॉपिक ये वाला जो रहेगा इतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए इस परियोजना का प्रथम चरण 1000 मेगावाट का टिहरी जल विद्युत परियोजना 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि जो परियोजना है टिहरी जल परियोजना, ये मतलब राष्ट्र को कब समर्पित की गई थी, तो 30 जुलाई 2006 को इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। उस समय ये 1000 मेगावाट की ही थी। 1000 मेगावाट, क्योंकि 2 चरण है ना, प्रथम चरण तो है 1000 मेगावाट का, दूसरा कितने का है 1400 मेगावाट का। तो प्रथम चरण जो 1000 मेगावाट का था वो कब पूरा होता है 30 जुलाई 2006 को, और 30 जुलाई 2006 को ही इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 30 जुलाई 2006 को जिस समय टिहरी जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया तो उसमें कितने मेगावाट की है परियोजना थी, तो इस समय तो 1000 मेगावाट की रहेगी ना, बाकी तो कुल मिलाकर तो 2400 मेगावाट की है। लेकिन जो इसमें देखिए उत्पादन जो हो रहा है वो 1000 मेगावाट का ही हो रहा है। फिर देखिए दिसंबर 2007 तक इस परियोजना का खर्च लगभग आ चुका था 8000 करोड़ रुपया, क्योंकि अभी देखिए दूसरे चरण पर इसके काम चल ही रहा है। तो 8000 करोड़ रुपए दिसंबर 2007 तक इस परियोजना का खर्च आ चुका था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग टिहरी परियोजना से क्या क्या लाभ हैं। देखिए लाभ तो बहुत सारे हैं, देखिए कैसे कैसे लाभ हैं। देखिए दिल्ली के 40 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन 300 क्यूसेक पानी तथा उत्तर प्रदेश को प्रतिदिन 200 क्यूसेक पानी की उपलब्धता इससे होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर से जो टिहरी जल बांध परियोजना है इससे 300 क्यूसेक पीने का पानी है, 300 क्यूसेक पीने का पानी दिल्ली वालों को मिलता है और 200 क्यूसेक पीने का पानी उत्तर प्रदेश वालों को मिलता है। तो ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली को कितना पानी मिलता है टिहरी बांध परियोजना से और उत्तर प्रदेश को कितना पानी मिलता है टिहरी बांध परियोजना से। उसके बाद देखिए एक अन्य लाभ क्या है, सिंचाई। जहाँ जहाँ पर सिंचाई की पहले व्यवस्था नहीं थी, नहरें निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था करी गई है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है और
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की कमी। पहले आप लोग देखते होंगे बिहार में बहुत बाढ़ आया करती थी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन इलाकों में बहुत बाढ़ आया करती थी, क्योंकि देखिए जो गंगा नदी है, भागीरथी भागीरथी और भिलंगना नदी पर ये बांध बना हुआ है। किस किस पे? भागीरथी और भिलंगना नदी पर। तो बाद में भागीरथी ही देवप्रयाग से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और जो गंगा नदी जा रही है वो किन किन राज्यों से जा रही है? उत्तर प्रदेश से भी जाती है, बिहार से भी जाती है और पश्चिम बंगाल से भी जाती है। जब पहाड़ों में अत्यधिक मतलब बरसात हो जाती है तो गंगा का जो जल है, जो जल स्तर है, ऊंचा उठ जाता है। तो कई सारी नदियां एक दूसरी नदी में मिलती हैं और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे बिहार का शोक तो दूसरी नदी को कहा जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में इनसे रहता था, जो कि अब बांध बनने से ये प्रभाव अब कम हो गया है। उसके बाद देखिए, देश को प्रतिवर्ष 2000 करोड़ का लाभ तथा उत्तराखंड को कुल उत्पादन का 12% बिजली मुफ्त में इससे मिलती है। देखिए, कोई भी परियोजना जब उत्तराखंड में आती है ना ऐसी, तो 12% रॉयल्टी के रूप में मुफ्त में उत्तराखंड को दी जाती है। 12%। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि टिहरी बांध परियोजना से जो उत्तराखंड को मुफ्त में बिजली मिलती है, कितनी मिलती है? 12% बिजली मुफ्त में मिलती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विस्थापन और पुनर्वास। अब देखिए, जो भी यहाँ पर लोग रह रहे थे उनका क्या किया जाएगा भाई? तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बढ़ाई थी सबसे पहले वाले पेज में, कि वर्तमान टिहरी को बौराणी गांव में बसाया गया है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर तो जैसे बांध बनेगा तो जल भरना शुरू हो जाएगा। अब जो यहाँ पर लोग रह रहे थे कहाँ पर जाएंगे? तो देखिए, टिहरी से ही कुछ दूरी पर एक गाँव था, बौराणी गाँव। ये पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बौराणी गाँव के बारे में। तो बौराणी गाँव में ही जो नई टिहरी वर्तमान में जो आप लोग देखते हैं ना, नई टिहरी, क्योंकि जो जो बांध वाली टिहरी है, जहाँ पर बांध बन चुका है, वो तो है हमारे पुराने टिहरी। और जो बौराणी गांव में जो अभी वर्तमान में है, जो पुरानी टिहरी है वो तो बांध में डूब चुकी है। जो नई टिहरी है वो टिहरी बांध से कुछ दूरी पर बनाई गई है, एक पहाड़ी पर। तो वो बौराणी गांव में बनाई गई है। बौराणी गांव था, वहाँ पर पूरे बौराणी गांव को बसाया। बौराणी गांव में जो यहाँ पर के लोग थे उनको बसाया गया। कुछ लोगों को देहरादून में, कुछ लोगों को ऋषिकेश में, कुछ लोगों को हरिद्वार में, जो जहाँ जाना चाहता था उनको वहाँ पर बसाया गया। तो अधिकांश जो लोग हैं, जो नई टिहरी के रूप में, मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं स्थापित की गई है, टिहरी का दूसरा रूप वो बौराणी गांव में ही स्थापित किया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए ये विस्थापन और पुनर्वास की कहानी हम लोग कुछ और जानते हैं। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोगों का निवास प्रभावित हुआ। परियोजना से 1815 में स्थापित टिहरी शहर, जो कि सुदर्शन शाह के द्वारा बसाया गया था। किसने? पवार वंश में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। 1815 में जो टिहरी शहर सुदर्शन शाह के द्वारा बसाया गया था, जिसको टिपरी बोला जाता था, टिपरी, जिसको धुनारों की बस्ती भी बोला जाता था। पिछली वाली वीडियो में लिखवाया था मैंने आपको, जिसको धुनारों की बस्ती भी बोला जाता था। तो जो ये टिहरी शहर था, ये क्या होता है? टिहरी डैम में विलीन हो जाता है। तो परियोजना से 1815 में स्थापित टिहरी शहर व आसपास के 39 गांव पूर्ण रूप से तथा 86 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए। 39 गांव तो पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि टिहरी परियोजना से कितने गांव पूर्ण रूप से उस बांध में डूब गए? तो 39 गांव, और आंशिक रूप से 86 गांव ये प्रभावित होते हैं। आंशिक रूप से मतलब कि कुछ हिस्सा जो है उस बांध की चपेट में आया होगा, कुछ हिस्सा नहीं आया होगा। टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया। काफी बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए खासकर इस पर ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, टिहरी बांध का विरोध भी बहुत हुआ। विरोध के कुछ कारण भी थे, जैसे कि देखिए, विरोध का मुख्य कारण टिहरी बांध 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फास्ट के ऊपर होना तथा पुनर्वास। दो इसके हम लोग मुख्य कारण ले लेते हैं। पहला देखिए, सबसे मुख्य कारण तो पुनर्वास ही था। पुनर्वास देखिए, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, टिहरी एक ऐतिहासिक जगह है, पवार शासकों से संबंधित है, तो ऐतिहासिक जगह है। काफ़ी सारे यहाँ पर महल थे, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई थी। तो पहला तो एक ये भी कारण था। और जो टिहरी राजवंश था पूरा ही उजड़ गया इस चीज़ से। तो देखिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या रही थी? जो टिहरी बांध है वो 7.5 किलोमीटर गहराई में स्थित खतरनाक भूकंप अधिकेंद्रीय क्षेत्र महान टियर फास्ट के ऊपर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में अगर बड़ा कोई भूकंप आता है, वैसे तो कहा यह जाता है 9 से 10 रिएक्टर तक का अगर भूकंप आता है तो उसको ये टिहरी बांध झेल जाएगा। हालांकि 10 से ऊपर तो भूकंप बहुत कम ही आता है, लेकिन बाई चांस अगर आ जाता है तो भीषण तबाही इससे मच सकती है। क्योंकि देखिए, इसका तो टिहरी का जो जल जाता है, कहाँ जाता है? हम लोग देखते हैं तराई वाले क्षेत्रों पर। हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, पूरे जलमग्न हो जाएंगे इससे अगर कोई ऐसी घटना घटती है। हालांकि ऐसी घटना घटनी कोई वो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उस पर सारे अवलोकन होते हैं, सारे अध्ययन होते हैं।
तो 9 से 10 रिएक्टर के बाद 9 से 10 रिएक्टर का भूकंप ये सह सकता है। और ये इसके बांध के विरोध के मुख्य कारण भी रहे थे। बांध का प्रथम विरोध किसने किया था, क्वेश्चन अगर बनता है तो टिहरी बांध बनने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था, तो टिहरी रियासत की राजमाता कमलेनुमती शाह ने इस बात का सर्वप्रथम विरोध किया था। वो तो करेंगे ही कि क्योंकि उनकी तो रियासत थी, वहां पर उनकी तो रियासत ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हो ही गई थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए टिहरी बांध विरोधी समिति कब बनती है, तो 1978 में बनती है। कहाँ पर बनती है, टिहरी में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि टिहरी बांध विरोधी समिति कब बनती है, 1978 में बनती है, टिहरी में ही बनती है। और इसके अध्यक्ष कौन बने, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में ये टिहरी बांध विरोधी समिति बनाई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। टिहरी बांध विरोधी समिति 1978 में बनती है टिहरी में, विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में। फिर देखिए सुरेंद्र लाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी इस समिति से जुड़े हुए थे। फिर देखिए ये दो लोगों के नाम मैंने इसलिए लिए हैं, अन्य लोग भी जुड़े हुए थे। इन दोनों के नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। कैसे, 1969 में 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने समिति की ओर से बांध के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो देखिए अगर क्वेश्चन बनता है कि टिहरी बांध के विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका किसने दायर की थी, तो वीरेंद्र सकलानी ने। कब की थी, 1979 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में समिति ने धरना देकर 76 दिनों तक बांध निर्माण को रोके रखा। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। 1991 में देखिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में समिति ने, जो समिति बनी थी बांध विरोधी समिति, उस समिति ने धरना देकर 76 दिनों तक बांध निर्माण का कार्य रोके रखा। तो ये 76 दिन आप लोग याद रखेंगे और 1991 में याद रखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा ने 76 दिनों तक बांध निर्माण का कार्य कब रोके रखा, तो 1991 में। तमाम विरोधों के बावजूद बांध का निर्माण नहीं रुका और दिसंबर 2002 तक स्वामी रामतीर्थ की तपस्थली तथा सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको एवं बांध विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा यह टिहरी शहर डूब गया। मतलब कि डूबने लगा, कुछ क्षेत्र यहाँ पर से डूबने लग जाते हैं। सन 2005 में टिहरी शहर में पानी घुसना शुरू हुआ पूर्ण रूप से। अब देखिए यहाँ पर से पूर्ण रूप से टिहरी में पानी घुसना शुरू हो गया है और यहाँ के परिवारों को अंतिम रूप से शहर छोड़ना पड़ा। तो अंतिम रूप से जो टिहरी के जो रह रहे थे वहाँ पर, पुरानी टिहरी में जो लोग रह रहे थे, अंतिम रूप से 2005 में उन्होंने अपना घर छोड़ा, यानी कि अपना शहर छोड़ दिया। फिर देखिए स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में दीपावली के दिन भिलंगना नदी में जल समाधि ली। या कभी कभी दोस्त ये गणेश प्रयाग भी आ सकता है एग्जाम में, या भिलंगना नदी, कुछ भी आ जाए, एक ही ऑप्शन आएगा, उनमें से आप लोग को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना नदी पर समाधि कब ली, ये क्वेश्चन दोस्तों को आ भी चुका है एग्जाम में कि स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना नदी पर समाधि कब ली थी, जल समाधि, तो 1906 में ली थी, दीपावली के दिन ली थी। या गणेश प्रयाग हो या भिलंगना नदी हो, जो भी आपके एग्जाम में आए आपको उसमें टिक करना है। उसके बाद देखिए अगर प्रश्न तो भागीरथी भिलंगना आता है वैसे कि ये बात किन नदियों के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना। अगर सोचिए भिलंगना ऑप्शन में नहीं आता है, आप लोगों को भिलंगना अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है, सिर्फ भागीरथी दिखता है, तो आप लोग क्या करेंगे, भागीरथी में टिक लगाएंगे। अगर भिलंगना नहीं है तो आप उस कंडीशन में भागीरथी पर टिक लगाएंगे, क्योंकि भिलंगना तो एक भागीरथी की सहायक नदी तो है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी टिहरी बांध में, जो 400 मेगावाट की थी, वही कौन सी है, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर, 400 मेगावाट और टिहरी में है। कोटली भेल परियोजना कहाँ पर है, गंगा नदी पर है। अब देखिए ये टिहरी में है, लेकिन यहाँ से संभावना ऐसी जताई जा रही है कि यह 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन कर सकता है, ये एक संभावना है। तो संभावना तो पूछेगा नहीं, आपको याद रखना है कोटली भेल जो परियोजना है टिहरी में है और गंगा नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए लंगरासू परियोजना, झालाकोटी परियोजना, अंगूठा थाती परियोजना और रयात परियोजना कहाँ पर है, टिहरी में। कोटली भेल 1A, कोटली भेल 1B, कोटली भेल 2HE, ये सब कहाँ है, गंगा नदी पर है और सब कहाँ है, टिहरी में। उसके बाद देखिए ग्लेशियर, बुग्याल पर्वत, जो भी टिहरी में जो आंदोलन हुए थे वो सारे के सारे आंदोलन और दर्रे, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। आंदोलन की हमारी एक अलग से सीरीज चली थी जिसमें 9 से 10 वीडियो आई थी, और ग्लेशियर, बुग्याल पर्वत, दर्रे सब के सब हम लोग उत्तराखंड के भूगोल में कवर कर चुके हैं, इसलिए इनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए भुवनेश्वरी महिला आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, अंजनी शहर टिहरी में है ये। और देखिए 1977 में इसकी स्थापना होती है स्वामी मनमथन के द्वारा। स्वामी मनमथन जो है वो केरल से आए थे और इनका उद्देश्य क्या था, खुशहाल बच्चा परिवार व समाज, खुशहाल बच्चा परिवार व समाज इनका उद्देश्य था। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो इन्होंने स्थापित किया था, इसको स्थापित करने का जो इनका उद्देश्य था, खुशहाल बच्चा व परिवार व समाज।
और भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर हो जाएगा, अंजनी शहर टिहरी में। किसके द्वारा स्थापित किया गया, स्वामी मनमथन के द्वारा। कब स्थापित किया गया, 1977 में। और स्वामी मनमथन कहाँ से आए थे, केरल से आए थे। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं खनिज संपदा की। टिहरी जनपद में जो भी खनिज संपदा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चूने की। देखिए मैं जो खनिज संपदा होती है ना, कुछ कुछ मात्रा तो सब चीज़ की पाई जाती है हर जिले में, लेकिन जो चीज़ अधिक मात्रा में है, जिसका उत्खनन किया जा रहा हो, जो चीज़ चर्चा में हो, वही एग्जाम में पूछी जाती है, वरना छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत पाई जाएंगी। तो देखिए जैसे कि चूना, टिहरी के लोरानी, आगराखाल, नागिनी व नरेंद्र नगर में चूने के भंडार हैं। देखिए ये स्थल से संबंधित आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लोरानी, आगराखाल, नागिनी व नरेंद्र नगर ये स्थल टिहरी में स्थित हैं। ये क्यों प्रसिद्ध हैं, आपके सामने 4 खनिज के नाम होंगे और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चूना। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए आता संगमरमर। संगमरमर देखिए राज्य में मुख्य रूप से 2 जगह पाया जाता है, पहला देहरादून और दूसरा टिहरी। तो देहरादून में तो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा और टिहरी में भी मुख्य रूप से संगमरमर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए आता है फास्फोराइट। राज्य के टिहरी जिले के रंजगेवा क्षेत्र में फास्फोराइट का पर्याप्त भंडार है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि टिहरी का रंजगेवा क्षेत्र किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फास्फोराइट के लिए। फिर देखिए रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट के निक्षेप भी टिहरी जनपद में है। ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए लिख दिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कुछ कुछ मात्रा हर चीज़ की पाई जाएगी, लेकिन महत्वपूर्ण वही होगा जिसका अपार भंडार हो या जिसकी मात्रा अधिक हो। जैसे कि देखिए यूरेनियम, राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूरेनियम का संकेत मिलते हैं, टिहरी में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि राज्य के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिलते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, टिहरी जनपद में। उसके बाद देखिए आता तांबा। टिहरी की भागीरथी घाटी तांबा उत्पादक क्षेत्र है। तांबा तो राज्य में अधिकांश जिलों में पाया जाएगा, तो टिहरी में कहाँ पाया जाएगा, भागीरथी घाटी में। फिर देखिए खड़िया, टिहरी गढ़वाल में सौंग नदी के दाहिने किनारे पर स्थित रंगार गांव में खड़िया की बड़ी पेटियां चूने तथा सल्फेट के साथ प्राप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ पर रंगार गांव आपको याद रखना है। टिहरी का रंगार गांव क्यों प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे प्रश्न बनेगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, खड़िया के लिए। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रमुख संगठन व संस्थान की, जो कि टिहरी जनपद में है। सबसे पहले आता है हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, टिहरी जनपद में ही है, नोट करेंगे इसको। उसके बाद देखिए अगला आता है हिमालय नक्षत्र वेधशाला। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है ये, हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है, तो ये देवप्रयाग टिहरी में है। वैसे देवप्रयाग से संबंधित क्वेश्चन बनता है या टिहरी से नहीं बनता है, ऑप्शन में देवप्रयाग आएगा आपके। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर है, वेधशाला टिहरी में है और देवप्रयाग में है। 1946 में इसकी स्थापना होती है चक्रधर जोशी के प्रयासों से, नाम नोट करेंगे, चक्रधर जोशी के प्रयासों से 1946 में देवप्रयाग में हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर कहाँ पर है, तो ये है देवप्रयाग में। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पर है, नरेंद्र नगर में। नरेंद्र नगर कहाँ पर है, टिहरी में। ये क्वेश्चन दोस्तों आ भी चुका है एग्जाम में कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है, तो ये है नरेंद्र नगर में। उसके बाद देखिए राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर है, तो ये भी टिहरी में है। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय, जिसको सिद्ध भी बोलते हैं, सिद्धा भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है, कैंपटी फॉल में। देखिए जो ये है ना सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय, ये एक स्वयंसेवी संस्था है। स्वयंसेवी संस्था मतलब कि निजी संस्था है ये। तो ये कहाँ पर हो जाएगी, कैंपटी फॉल टिहरी के आसपास ही है ये। चलिए ठीक है, मतलब कि टिहरी में है, कैंपटी फॉल के आसपास। चलिए ठीक। फिर देखिए देव सुमन विश्वविद्यालय, यहाँ पर से इसको समझते हैं। देखिए 2010 में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर को अलग कर राज्य विश्वविद्यालय बनाते हुए इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय रखा गया। कब की बात हो रही है, 2010 की। लेकिन 2012 में इसका नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर से देखिए 2010 में क्या होता है, 2010 में तो जो ये श्रीदेव सुमन विद्यालय है इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन उसमें नाम क्या होता है इसका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय। फिर देखिए 2012 में इसका नाम क्या किया जाएगा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय है इसका नाम श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कब किया गया, 2012 में। स्थापना तो इसकी कब होती है, 2010 में ही। अब देखिए जो टिहरी में स्थित है ना ये देव सुमन विश्वविद्यालय, एक जगह है बादशाही थौल।
तो बादशाही हॉल टिहरी में ये स्थित है। देव सुमन विश्वविद्यालय जो टिहरी में स्थित है, तो बादशाही हॉल नामक जो जगह है वहीं पर ये स्थित है। कभी कभी स्थल के नाम से पूछ लेता है आपसे, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए व्हाइट वाटर वंडर उपनाम। देखिए देहरादून वाली वीडियो में शायद मैंने आपको कौडियाला पढ़ाया था, तो कौडियाला शायद मैंने आपको देहरादून में पढ़ा दिया था वहां पर से, तो देहरादून में नहीं, ऋषिकेश में मैंने आपको पढ़ाया था। वैसे है तो ऋषिकेश में ही, लेकिन मैंने आपको बताया ना ऋषिकेश जो है वो 3 जनपदों में आता है, टिहरी में, पौड़ी में और देहरादून में। तो कौडियाला कहाँ पर है, टिहरी में ही है और ऋषिकेश के अंतर्गत आता है ये। तो इसका एक अन्य नाम है व्हाइट वाटर वंडर, इसका उपनाम हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाइट वाटर वंडर किसका उपनाम है, तो कौडियाला। कौडियाला कहाँ पर है, कौडियाला ऋषिकेश टिहरी में है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि उत्तराखंड में कई सारे तपोवन हैं और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है कि कौन सा तपोवन कहाँ पर है, क्योंकि उत्तरकाशी में भी है और टिहरी में भी है, पिथौरागढ़ में भी है, देहरादून में भी है, बहुत सारे जनपदों में है ये तपोवन। तो ये एक तपोवन, उत्तराखंड में बहुत सारे तपोवन हैं। पहले तो हम लोग सिर्फ 1-2 तपोवन देखते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे तपोवन हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जो नई वाली परीक्षा वाणी आपकी आई है, नया एडिशन, उसमें भी 4 तपोवन आपको दे रखे हैं, लेकिन अन्य भी कुछ तपोवन है राज्य में। कुल मिलाकर 7 तपोवन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर से प्रश्न कैसे बनेगा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए एक तपोवन है मुनि की रेती में, एक तपोवन है देहरादून में। देखिए देहरादून वाला जो तपोवन है ना वो ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में, नोट करेंगे इसको। देहरादून में जो तपोवन है वो ऋषिकेश में है। उसके बाद देखिए एक तपोवन है गंगोत्री में। अब देखिए ये गंगोत्री वाला जो है उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी जनपद जब हमने पढ़ा था तो ये मैंने आपको तपोवन वहां से पढ़ाया नहीं था, इसी कारण मैंने वो नहीं पढ़ाया था, क्योंकि राज्य में कई सारे तपोवन हैं और मैं ये चाहता था कि इन तपोवनों को एक साथ हम लोग पढ़ें। अब देखिए जो गंगोत्री वाला जो तपोवन है ना, इसको हिमालय का टिपिन टॉप भी कहा गया है। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे पूछेगा आपसे कि हिमालय का टिपिन टॉप किसे कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तपोवन को, जो कि गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित है, उसको हिमालय का टिपिन टॉप भी कहा गया है। एक आता है ढाक तपोवन। ढाक तपोवन कहाँ पर है, जोशीमठ चमोली में। एक तपोवन आता है धारचूला पिथौरागढ़ में। देखिए मुनि की रेती कहाँ है, गढ़वाल में। देहरादून कहाँ है, गढ़वाल में। उत्तरकाशी कहाँ है, गढ़वाल में। जोशीमठ कहाँ है, गढ़वाल में। उत्तरकाशी कहाँ है, गढ़वाल में। चमोली कहाँ पर है, गढ़वाल में। एकमात्र तपोवन देखिए कुमाऊं का एकमात्र तपोवन आता है कहाँ पर, धारचूला पिथौरागढ़ में। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, कुमाऊं का एकमात्र तपोवन कौन सा है और वो कहाँ पर स्थित है। तो कुमाऊं का एकमात्र तपोवन कहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट, जरा सा आंख में थोड़ा पसीना चले गया, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है। तो राज्य का सिर्फ और राज्य का नहीं, कुमाऊं का एकमात्र तपोवन कहाँ पर हो जाएगा, धारचूला पिथौरागढ़ में। उसके बाद देखिए अगला आता है कलाप तपोवन, कहाँ पर हो जाएगा, नेटवाड़। नेटवाड़ में देखिए जहाँ पर सुपिन और रुपिन नदियों का संगम होता है, तो वहीं कलाप तपोवन है उत्तरकाशी में। तपोवन लंगसी, तपोवन लंगसी कहाँ पर हो जाएगा, जोशीमठ चमोली में। तो इस प्रकार से 7 तपोवन हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से कंफ्यूजिंग वाली स्थिति बहुत पैदा हो जाती है। देखिए एग्जाम में देखिए अगर आपके सामने ऑप्शन होंगे ना, तो ऑप्शन इस तरीके से होंगे कि अगर एक तपोवन के बारे में पूछेगा तो अन्य तपोवन वाले राज्यों के नाम आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपसे पूछना चाह रहा है कि मुनि की रेती वाला तपोवन कहाँ पर है, जैसे कि आपके सामने ऑप्शन देंगे तपोवन कहाँ पर है राज्य में, तपोवन कहाँ पर है। अब ऑप्शन में आता है मुनि की रेती, एक आता है उधम सिंह नगर, एक आता है कि हरिद्वार, एक आता है कि बागेश्वर। अब देखिए उस कंडीशन में तो आप लोग मुनि की रेती ही लगाएंगे ना, तो ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, ये थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। बस आपको ये याद रखना है, हिमालय का टिपिन टॉप वाला, मुनि की रेती वाला और ये धारचूला वाला, और ये तो अलग अलग नाम होंगे। देखिए कलाप तपोवन, तपोवन लंगसी, ढाक तपोवन, ये तो अलग ही नाम है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कीर्तिनगर, राजा कीर्ति शाह ने इसको बसाया था। पवार वंश से संबंधित यह नगर है। हम लोग पवार वंश में इन चीज़ों को पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर से हम इनको दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं। इसका पुराना नाम आप लोग लिख लेंगे बिडौल सैंड, इसका पुराना नाम है, और बिलौली गांव भी इसको कहा जाता है। किसको, कीर्तिनगर का जो पुराना नाम है बिडौल सैंड या बिलौली गांव, इसको कहा जाएगा। राजा कीर्ति शाह ने इसको बसाया था। सब कुछ पढ़ चुके हैं जब मैं आपको कीर्ति शाह पढ़ा रहा था पवार वंश में, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मुनि की रेती देखिए ऋषिकेश टिहरी में है, चंद्रभागा नदी के संगम पर है। ये यहाँ पर से क्यों महत्वपूर्ण है, मुनि की रेती का जो पुराना नाम था वो था मौनी की रेती। मौनी की रेती पुराना नाम किसका रहेगा, मुनि की रेती का, और ये कहाँ पर है, ऋषिकेश टिहरी में, चंद्रभागा नदी के पास या उसके किनारे, या उसके मतलब हम लोग कह सकते हैं, पूछता है ना ये संगम, ये जो स्थल है किस नदी के किनारे है, तो मुनि की रेती जो ऋषिकेश टिहरी में है वो किस नदी के किनारे पर है, चंद्रभागा नदी के किनारे पर। इसे टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको, मुनि की रेती को टिहरी गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए प्रताप नगर का पुराना नाम क्या रहेगा, प्रताप नगर का जो पुराना नाम रहेगा वो क्या रहेगा, ढांगधार। इसको भी आपको नोट करना है, ये कभी कभी दोस्तों एग्जाम में नाम पूछ लेता है पुराने, ये सब नोट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे।
फिर देखिए अगला आता है ढाल वाला नगर। ये क्या है, ये मुझे किताब में क्वेश्चन मिला था तो मैंने यहाँ पर नोट करवा दिया आपको। ढाल वाला नगर क्या है, यह टिहरी का एकमात्र औद्योगिक आस्थान है और इसकी स्थापना होती है उत्तर प्रदेश सरकार जब यहाँ पर थी 1985 में, उस समय इसकी स्थापना होती है। तो ढाल वाला नगर जो रहेगा टिहरी में, इसमें क्यों फेमस रहेगा या क्यों प्रसिद्ध रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र औद्योगिक आस्थान है, स्थापना होती है 1985 में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टिहरी में जो संगम स्थल है। मैंने आपसे कहा था सब कुछ पढ़ा दूंगा आज, जो इतना बचा टिहरी में सब कुछ पढ़ लीजिए, टिहरी जिला समाप्त। तो देखिए संगम स्थल अलकनंदा प्लस भागीरथी देवप्रयाग। देवप्रयाग में इन दो नदियों का संगम होता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अलकनंदा बहू और भागीरथी सास, ऐसे मैंने आपको याद करने को बोला था। सास भाग गई, सास भाग गई, बिल्कुल ही देखो सास घर से भाग गई, ऐसे याद कर लीजिए। कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाता है इनमें, आप अगर ऐसे याद करेंगे सास भाग गई तो आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। फिर देखिए ढूंढी प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और ढूंढी नदी का। गणेश प्रयाग जो कि पुराना टिहरी है, भागीरथी और भिलंगना का यहाँ पर संगम होता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, भारद्वाज क्षेत्र एक आता त्रिहरी, ये सब टिहरी के ही नाम हैं। जो पुराने टिहरी है ना उसके नाम है ये। गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, भारद्वाज क्षेत्र, जो टिहरी डैम में डूब चुका है टिहरी बांध, उसी के सब नाम हैं। त्रिहरी, गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, भारद्वाज क्षेत्र सब किसके नाम है, पुराने टिहरी के नाम है। देखिए एक आजकल मैं काफ़ी देख रहा था नेट पे और किसी बच्चे ने इसकी फ़ोटो खींच के भी डाली थी। कोई केदारनाथ में कोई कुंड होगा, गूगल कुंड, तो वहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है ना बैनर, तो वो बैनर लगा हुआ है वहाँ पर। हो सकता है आपको परीक्षा वाणी के अगले एडिशन में ये क्वेश्चन देखने को मिले, गूगल कुंड कहाँ पर है, तो नोट कर लेंगे। नोट करने में क्या जाता है, गूगल कुंड कहाँ पर है, केदारनाथ में। इसमें मैंने पोल भी करवाया था, एक क्वेश्चन डाला हुआ था अपने चैनल में, आप लोगों ने देखा भी होगा। फिर देखिए HP कंपनी द्वारा, देखिए केदारनाथ तो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये प्रश्न आजकल ही चर्चा में आया है तो मैंने यहाँ पर रख दिया, नोट कर लेंगे इसको। HP कंपनी द्वारा IT अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो नरेंद्र नगर टिहरी में। देखिए HP कंपनी द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा IT अकादमी स्थापित की जाती हैं, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर जो स्थापित किया जाएगा वो हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो HP कंपनी के द्वारा IT अकादमी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, नरेंद्र नगर टिहरी में। मोलाराम के अनुसार टिहरी का मूल नाम क्या है, तो ये है टिहरी। मोलाराम के अनुसार बात हो रही है, मोलाराम के अनुसार टिहरी का मूल नाम क्या है, टिहरी। टिहरी टिहरी वैसे तो टिपरी भी इसको बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना टिपरी, जब सुदर्शन साहब वहाँ पर जाते हैं टिहरी में बसाने के लिए तो टिपरी बोला जाता था। धुनारों की बस्ती बोला जाएगा। मोलाराम क्या कहते हैं, टिहरी बोलते हैं। फिर देखिए टिहरी घंटाघर स्थापना कब होती है, पढ़ा चुका हूँ कीर्ति साहब वाली वीडियो में, दोबारा पढ़ लीजिए। 1897 में होती है। किसने की थी टिहरी घंटाघर की स्थापना, कीर्ति शाह ने की थी। क्यों की थी, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती की स्मृति में इस टिहरी घंटाघर की स्थापना कीर्ति शाह के द्वारा 1897 में की जाती है। क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ भी चुका है, नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुल मिलाकर आज दोस्तों 18 पेज हैं, सोच सकते हैं 18 पेज। अगर मैं एक पेज पर 4 मिनट का समय भी लेता हूँ तो सोच सकते हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी से आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब सब कुछ आपको समझा भी रहा हूँ, कुछ छोड़ भी नहीं रहा हूँ। स्पीड थोड़ी आज मुझे ज़्यादा रखनी पड़ रही है क्योंकि 18 पेज पढ़ाने बहुत बड़ी बात होती है एक ही वीडियो में। तो देखिए उसके बाद आता है हमारा जौनपुर टिहरी। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक जौनपुर क्षेत्र आता है इलाहाबाद से आगे यूपी में, एक जौनपुर वहाँ पर भी आता है, एक जौनपुर आता है हमारे टिहरी में, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो जो हमारे टिहरी वाला जो जौनपुर है, इस जौनपुर में कुछ प्रथाएं प्रचलित हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन बन भी चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रथाएं लिखी हुई हैं। पडियाल प्रथा आती है, गाँव में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान करने की जो प्रथा है उसको जौनपुर टिहरी में पडियाल प्रथा कहा जाता है। ज्वाड़ प्रथा वाला क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। ज्वाड़ प्रथा क्या है, ज्वाड़ प्रथा देखिए 2019 या 20 में कोई एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर से मुझे ध्यान आ रहा है ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब किस एग्जाम में बना हुआ है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ज्वाड़ प्रथा जो रहेगी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार से संबंधित प्रथा रहेगी, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से संबंधित ये प्रथा रहेगी। क्वेश्चन ये बना था कि ज्वाड़ प्रथा का संबंध किससे है, तो वहाँ पर ऐसे ऑप्शन थे शायद महिलाओं से, पुरुषों से, किसी मेले से, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, तो इसका सही उत्तर था वहाँ पर महिलाओं से। तो ये प्रथाएं दोस्तों एग्जाम में बन चुकी हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। छूट प्रथा देखिए विवाह विच्छेदन संबंधी महिला अधिकार, जो तलाक वाली जो प्रोसेस होती है उसमें जो महिलाओं के जो अधिकार होंगे उसको कहा गया है छूट प्रथा। सल्टवाड़ा प्रथा, आज तो दोस्तों मैं भी थक गया बोलते बोलते। सल्टवाड़ा प्रथा देखिए लड़का पैदा होने पर उसके मामा के घर ले जाने की प्रथा, सल्टवाड़ा प्रथा। मात प्रथा क्या है, बंधुआ मजदूरों
बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित प्रथा। यहाँ पर से आपको नोट क्या करना है, याद कैसे करेंगे। पड़ियाल प्रथा का संबंध किससे रहेगा, श्रमदान से। देखिए श्रमदान से। ज्वार प्रथा महिलाओं को संपत्ति से संबंधित अधिकार के लिए। छूट प्रथा महिलाओं का अधिकार रहेगा विवाह विच्छेद के लिए। सल्टवाड़ा प्रथा लड़का जब पैदा होगा तो मामा के घर ले जाने की प्रथा। मात प्रथा बंधुआ मजदूरों से। बंधुआ मजदूर क्या होते हैं, बंधुआ मजदूर जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी चलते रहते हैं ना, उन्हें बोलते हैं बंधुआ मजदूर। तो बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित प्रथा कौन सी जाएगी, मात प्रथा। खलिक प्रथा निम्न वर्ग के कामगारों को फसल पैदा होने पर अनाज देने की प्रथा क्या कही जाएगी, खलिक प्रथा। कुमाऊं में इस प्रकार की प्रथा को खलो देना कहा जाता है। तो खलिक प्रथा महत्वपूर्ण रहेगी। तो निम्न वर्ग के जो कामगार होते हैं फसल पैदा होने पर उनको अनाज देने की प्रथा है। बुढ़ियात प्रथा क्या रहेगी, बुढ़ियात प्रथा जो रहेगी रात भर जागरण या जागड़ा लगाए जाने की निम्न वर्ग से संबंधित यह एक प्रथा रहेगी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए चौहते प्रथा। चौहते प्रथा क्या है, खुशी अथवा शोक में बाजगी द्वारा विशेष प्रकार की संगीत बजाया जाता है। इसमें ये हो जाएगी चौहते प्रथा। खुशी अथवा शोक के समय जो बाजगी होगा एक विशेष प्रकार का संगीत बजाएगा, तो इसे कहेंगे चौहते प्रथा। ओडाल प्रथा लड़की को भगाकर विवाह करने की प्रथा जौनपुर टिहरी में क्या कही जाएगी, ओडाल प्रथा। उसके बाद देखिए सप्तसेम कहाँ है, सप्तसेम, सेम मतलब भगवान बोलते हैं ना, भगवानों की संबंधित नाम है ये। तो सप्तसेम कहाँ पर है, ये है टिहरी में। सिद्धपीठ हटकुड़ी कहाँ पर है, तो ये है घनसाली टिहरी में, हिमाद्री शैली में यह निर्मित है। महत्वपूर्ण रहेगा। सिद्धपीठ हटकुड़ी कहाँ पर हो जाएगा, टिहरी में। धुंधुंदी जलप्रपात, धुंधुंदी जलप्रपात कहाँ पर है, टिहरी में। ये भी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। एक देखिए लक्ष्मण झूला पुल। लक्ष्मण झूला पुल ये आपको देहरादून वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको पढ़ा था ना ऋषिकेश में आता है, लेकिन टिहरी जनपद में स्थित है। याद आ रहा होगा आपको, 1930 में इसकी मतलब इसको बनाया जाता है, ऐसा कुछ याद आपको आ रहा होगा। लक्ष्मण झूला पुल कहाँ पर हो जाएगा, टिहरी में। ऋषिकेश टिहरी में आता है। तो देहरादून जनपद में हमने ऋषिकेश पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने आपको वहीं पर कवर करवा दिया था लक्ष्मण झूला पुल के बारे में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पिछली वाली वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई थी, ये हैस्को से संबंधित। मैंने वहाँ पर आपको 1988 बोल दिया था। वैसे पिछली वाली वीडियो जो देहरादून की थी वहाँ पर मैंने इसको 1983 लिखा हुआ था, लेकिन पिछली वाली वीडियो में मैंने गलती से 1988 बोल दिया था। तो 1983 परीक्षावाणी और 1979 मिलता है बरौदी में। मैंने आपसे बता चुका हूँ इसकी कंडीशन क्या रही थी पिछली वाली वीडियो में, तो दोनों डेट आपको याद रखनी है जैसा एग्जाम में आ जाए। फिर देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट में और रहा था, फूल चट्टी जलप्रपात और गरुड़ चट्टी जलप्रपात। गरुड़ जलप्रपात ये ऋषिकेश में है और ये पौड़ी में, इसको नोट कर लेंगे। ये पिछली वाली वीडियो में थोड़ा संशय हो गया था इस वाले क्वेश्चन में, तो इसको नोट कर लेंगे। फिर देखिए एक आता है डोबरा चांठी पुल। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। देखिए मतलब ये टॉपिक रहेगा हमारा बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से, क्योंकि ये हाल ही में 2020 में ही ये पुल बनकर तैयार हुआ है। तो आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संपूर्ण संभावना है। तो एक एक टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। उद्घाटन जो होता है इसका 8 नवंबर 2020 को होता है, लेकिन देखिए 2006 से इस पुल का कार्य शुरू कर दिया गया था। 2006 से डोबरा चांठी पुल का कार्य शुरू कर दिया गया था। देखिए भारत का, अब देखिए 2006 से 14 साल लग गए इस पुल को बनने में। 14 साल इस पुल को बनने में लग जाते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में होता क्या है ना, जो भी परियोजना आती हैं यहाँ पर धन का अभाव हो जाता है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती ही रहती हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं उनमें काफ़ी लेट हो जाता है। आप देखिए टिहरी बांध परियोजना देखिए ना, 1978 से वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होता है और 2006 में जाके वहाँ पर फर्स्ट प्लांट वहाँ पर शुरू हो पाता है। तो देखिए भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज का मतलब ये होता है झूला पुल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना झूला पुल, उसी झूला पुल को अंग्रेजी में बोलेंगे सस्पेंशन पुल। अब देखिए यहाँ पर से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, आपने जो झूला पुल देखे होंगे ये अधिकांश पैदल पुल होते हैं, लेकिन जो डोबरा चांठी पुल रहेगा यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज रहेगा। इससे पहले अभी तो देखिए उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में था। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे लंबा झूला पुल था, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अब कहाँ पर है, टिहरी जनपद में, उत्तराखंड में। चलिए ठीक है, किसको जोड़ता है, टिहरी व प्रतापनगर तहसील को। देखिए ये हमारी टिहरी झील थी, टिहरी झील के ऊपर ही बनाया गया है। मान लेते हैं ये है हमारा, ये टिहरी है और ये प्रतापनगर है। अब देखिए झील का निर्माण हो गया। अब झील का निर्माण होने से जो यहाँ पर के जो लोग थे, प्रतापनगर के लोग, अब जब ये आते थे यहाँ पर अपने कुछ कार्यों के लिए, यहाँ पर टिहरी में अपनी तहसील में या कोई कार्य करवाने के लिए, इनको घूम के कहीं से यहाँ से आना पड़ता था 3-4 घंटे का समय लेके। तो इसी समय अवधि को घटाने के लिए यहाँ पर एक पुल का निर्माण कर दिया गया है टिहरी झील में ही। तो देखिए ये जोड़ता है टिहरी। ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला मैं फिर से बनाता हूँ थोड़ा सा आपको साफ देखने को मिले।
क्योंकि मैप जब आप लोग देखेंगे ना तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। मान लिया टिहरी झील है और ये हमारा है टिहरी और ये है हमारा प्रतापनगर। देखिए यहाँ पर टिहरी में जो गाँव है उसका नाम है डोबरा, ये है डोबरा। और जो यहाँ पर जो प्रतापनगर में जो गाँव है उसका नाम है चांठी। तो इन्हीं जगहों को ये जो स्थल है, ये जो डोबरा चांठी पुल है, जो ये पुल है ना यहाँ पर, ये पुल इन दो जगहों को जोड़ता है, डोबरा और चांठी को। इसी कारण से इसका नाम रख दिया गया है डोबरा चांठी पुल। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि डोबरा चांठी पुल कहाँ से किन किन दो जगह को जोड़ता है, टिहरी या प्रतापनगर ऑप्शन में होगा या डोबरा या चांठी ऑप्शन में होगा। अब डोबरा चांठी तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि नाम से ही आप लोग उसको गैस कर सकते हैं। तो टिहरी व प्रतापनगर आपको याद रखना है, टिहरी व प्रतापनगर को यह जोड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कुछ और बातें। अब देखिए पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 440 मीटर, ये हवा में। अब देखिए हवा में मतलब क्या हुआ, वैसे कुल लंबाई इसकी 725 मीटर है। जल्दी से इसको समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा है एक पुल है, यहाँ पर मान लिया कोई पुल बनाया गया। देखिए ये यहाँ से लेकर ये झील है, ऐसे करके झील है, ये हमारी झील है, ये पूरी झील है। अब देखिए कोई पुल बनाया गया। अब ये देखिए यहाँ से एक एक पुल बनता है। देखिए ये पुल बन गया हमारा। अब ये पुल बन रहा है तो इसका कोई आधार भी तो होगा ना, इसको टेकने का मतलब साइड से। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जमीन वाला हिस्सा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ ये जमीन वाले हिस्से को छोड़कर, ये जो हवा में पुल है, ये पुल पूरा हवा में है आपका, नीचे से कोई इसमें स्तंभ नहीं है। जो झूला पुल होते हैं उसमें कोई स्तंभ नहीं होता है, पूरा हवा में बनता है वो। तो देखिए जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 440 मीटर। और एग्जाम में जब पूछी जाती है ना लंबाई, वो आपसे हवा की मतलब जो हवा में जो होता है ना जो हिस्सा, वहीं से एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछे टिहरी नहीं, अगर आपसे पूछे डोबरा चांठी पुल है उसकी लंबाई कितनी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 440 मीटर। अगर 440 मीटर नहीं आता है ऑप्शन में और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है डोबरा चांठी पुल की कुल लंबाई कितनी है, तो उस कंडीशन में आप लोग 725 मीटर ऑप्शन होगा, तो वहां पर आप लोग टिक कर सकते हैं। क्योंकि जो बाकी जो ये वाला हिस्सा है ना, जो जमीन वाला हिस्सा जहां पर से इसको मतलब जहां पर जोड़ा जाएगा, अब कोई आधार भी तो होना चाहिए ना उसको पकड़ने के लिए, खम्भों को जोड़ने वोड़ने के लिए। तो ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा यहाँ पर से, कुछ डोबरा में है, कुछ चांठी में है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 725 मीटर हो जाता है। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 440 मीटर मिलता है तो आपको इसी को टिक करना है। चौड़ाई की हम लोग बात करते हैं, 7 मीटर इसकी कुल चौड़ाई है, 7 मीटर कुल इसकी चौड़ाई है। लेकिन 7 मीटर में से 5.5 मीटर जो इसकी चौड़ाई है, 5.5 मीटर इसी पर ही मोटर मार्ग है। 5.5 मीटर में मोटर मार्ग है, बाकी हाइट मान ले इतना है, इतने में जो है मोटर मार्ग है, बाकी साइड से कुछ छोड़ना पड़ेगा ना किसी चीज़ के लिए। तो ये अपना 5.5 मीटर में इसका मोटर मार्ग है और 7 मीटर इसकी कुल चौड़ाई है। समुद्र तल से अगर मैं कुल ऊंचाई की इसकी बात करता हूँ तो 850 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर देखिए इसकी जो उम्र बताई गई है, 100 साल की उम्र इसकी बताई गई है। विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है कि जो इस पुल की उम्र होगी वो 100 साल की होगी। उसके बाद देखिए यह पुल टिहरी डैम के ऊपर बनाया गया है। अगर देखिए ऑप्शन में अगर पूछता है कि जो डोबरा चांठी पुल है वो किन नदियों के ऊपर बनाया गया है, तो वैसे तो टिहरी डैम में ही है। अगर नदी आपसे पूछ ले तो जो नदी आपको मिल जाए यहाँ पर से, या भागीरथी होगी या भिलंगना होगी। वैसे मेरे हिसाब से भागीरथी होगी, भागीरथी ऑप्शन में आपके आ सकता है, इसलिए आपको भागीरथी याद रखना पड़ेगा, या टिहरी डैम आ जाएगा। चलिए ठीक है। बजट की हम लोग बात करते हैं तो बजट लगभग इसका 315 करोड़ है। डिजाइन की हम लोग बात करते हैं, देखिए इसका जब डिजाइन बनाया गया था ना, सर्वप्रथम डोबरा चांठी पुल का जो डिजाइन बनाया गया वो IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये डिजाइन फेल हो जाता है। उसके बाद देखिए 2014 में ये एक डिजाइन बनाती है, कोरियन कंपनी थी, कोरियन कंपनी योसीन। इसका जो पूरा नाम है इसका योसीन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंसल्टेंट कंपनी। तो इसका पूरा नाम है इसका। वैसे योसीन ही इसको याद कर लीजिए आप लोग, योसीन बहुत है, योसीन ही से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जो डोबरा चांठी पुल है उस पुल का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो योसीन कंपनी है। और यह कोरियन कंपनी है, सबसे बड़ी बात कोरियन कंपनी है, इसने इसका निर्माण मतलब इसने इसका डिजाइन तैयार किया है। तो कोरियन योसीन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कंसल्टेंट कंपनी ने इस पुल का डिजाइन तैयार किया है। 2014 में इसका डिजाइन पर इसमें चर्चा चली थी और 2015 से इसका कार्य फिर से शुरू हो जाता है। काफ़ी सारी दिक्कतें में आती हैं इस पुल को जोड़ने में, कभी इसका कुछ टूट जाए, कभी इसका कुछ टूट जाए। हालांकि 2020 में ये पुल बनकर तैयार हो ही गया था। देखिए डोबरा चांठी पुल की गाथा एक पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी है, लिख लेंगे शीशपाल गोसाई ने ये पुस्तक लिखी है। कौन सी, डोबरा चांठी पुल की गाथा पुस्तक किसने लिखी है, शीशपाल गोसाई ने। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और टिहरी जनपद देखिए, अगर मैं चाहता तो 3 वीडियो यहाँ से आ सकती थी टिहरी जनपद की, लेकिन मैंने आपका 2 ही वीडियो में समाप्त कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स खत्म हो और टिहरी जनपद आपका समाप्त हो गया है, सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब जल्द ही अगले जिले पर हम लोग बात करेंगे। और देखिए फेसबुक पे से आप लोग जुड़ जाइए,
फेसबुक का लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप देखिए नंबर मैंने आपको दे रखा है नीचे। अगर आपको कुछ पूछना होता है, कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग यहाँ पर जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और बेल आइकन जरूर दबा दिया कीजिए। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।